नमस्कार दोस्तों, our today's topic for discussion is past perfect continuous tense. While learning this topic, as usual, today too, we shall do four things. Number one, पहचान हिंदी में. It means हम हिंदी के जो सेंटेंसेस होंगे उनको पहचान करना सीखेंगे कि हिंदी के सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बिलोंग करते हैं, उनकी क्या पहचान होती है, कैसे हम पहचानें कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को ही बिलोंग करता है, या हम जो बोलते हैं हमारी डेली टॉकिंग में कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बिलोंग करते हैं, तो वो हम सीखेंगे. नंबर टू, जो दूसरा जो हमारा काम होगा वो होगा दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस दैट बिलोंग टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. What is the identification? How can we identify the sentence that belong to past perfect continuous tense? After this, we shall learn today the translation of Hindi sentences into English. And the fourth is, आज हम ये भी सीखेंगे कि एग्जामिनेशन, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर एकेडमिक एग्जाम्स, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो पैराग्राफ आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ब्लैंक दिया हुआ होता है, students generally find it difficult to fill those gaps. उनको परेशानी होती है कि जो वर्ब उनके ब्रैकेट में दी हुई होती है कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब वहां पे लगाएंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो कौन सी लगेगी. आज हम वो भी सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड अगर कोई सेंटेंस या कोई गैप आता है तो कैसे पहचाने और उसको किस तरह से फिल अप किया जाए. तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात और, कई जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और कई जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जनरली मेरे को बोलते हैं कि सर आप ग्रामर या टेंस के या ग्रामर के और कोई भी टॉपिक को जब उसके रूल सिखाने से पहले जो आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन देते हैं, या उसको रूल्स को सिखाने से पहले जो आप ग्राउंड तैयार करते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है. हमें ये पता लग जाता है कि आज के टॉपिक को सीखने के बाद हमें क्या बेनिफिट होने वाला है और उस टॉपिक को हम कैसे हमारे डेली लाइफ में या डेली कन्वर्सेशन में यूटिलाइज कर पाएंगे. तो दोस्तों, मुझे भी जो चीज आपको अच्छी लगती है वो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है. आई ऑल्सो लाइक टू टीच द टॉपिक विद कंसेप्ट. आई ऑलवेज लाइक टू टीच कंसेप्ट. मैं कभी भी रटने या रटवाने को सपोर्ट नहीं करता. I never like to cram the topic, to cram the rules and regulations of the topic. मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि हमें टॉपिक्स के कंसेप्ट को सीखना चाहिए. So let's start with the first thing, पहचान हिंदी में. हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो लिखे हुए हो या हमारे बोलने वाले हो, उनको हम पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के कौन से होते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, मोहन सुबह से पढ़ रहा था. पहली बात तो यहाँ पे आप देखिए लास्ट में रहा था आ गया. इस था से ये पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है. था से अगर यहाँ पे है होता मोहन सुबह से पढ़ रहा है तो ये प्रेजेंट का हो जाता. इट मींस ये जो काम चल रहा है वो अभी चल रहा है, लेकिन था आ गया तो इसका मतलब पास्ट. नंबर 2, अब पास्ट के तो 4 होते हैं.
अब पास्ट टेंस चार होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उनमें से ये कौन से को बिलोंग करता है? तो उसके लिए रहा था, रहा भी साथ में जुड़ा। जब रहा था, रहे थे, रही थी, ये जो कीवर्ड्स साथ में जुड़े हुए होते हैं तो ये हमें इंडिकेट करता है कि ये कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इसमें एक चीज और भी एडेड है और वो है सुबह से। सुबह से, अब सुबह से अगर इसमें जुड़ा हुआ है, इससे ये हमें पता चल रहा है कि जो काम चल तो रहा था लेकिन उसमें टाइम दिया हुआ है कि वो सुबह से चल रहा था। तो जब कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कंटिन्यूअस का हो, जिसमें काम लगातार चल रहा हो उस समय और साथ में टाइम भी दिया हुआ हो, उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ हो या उस काम का स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ हो कि कब से वो काम शुरू हुआ, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। यानी रहा था, रहे थे और साथ में समय। अगर आपने मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्लास अटेंड करी है तब मैंने उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, आपको समझ भी आया था। तो आज की क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। और अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं करी या वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी आप जरूर देख लें। अगला जो सेंटेंस है वो देखिए, जैकब सन 1997 से इस मकान में रह रहा था। जहां पर भी आप देखिए काम रहने का हो रहा है, रहा था, आ गया पास्ट टेंस, रहा आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और टाइम भी आ गया, स्टार्टिंग टाइम कि 1997 से रह रहा था, स्टार्टिंग टाइम आ गया। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस हो गया। नाउ द सेकंड थिंग इज कि हम इंग्लिश के लिखे हुए जो सेंटेंसेस हैं उनको भी पहचाने कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। He had been writing letters since morning. तो मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं, आज भी बताता हूं कि जो हमारे जो सेंटेंसेस इंग्लिश के जो होते हैं या हमारी जो डेली टॉकिंग में जो होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है टेंस को पहचानने में। इंग्लिश के सेंटेंसेस में वो कोई सा भी टेंस का क्यों ना हो, हेल्पिंग वर्ब से ही हम पहचानते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। हैड बीन, तो यहां पर आप देखिए हैड बीन आया हुआ है और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ होना चाहिए, तो यहां पर वो भी लगा हुआ है, राइट का राइटिंग किया हुआ है। इन दोनों चीजों से हमको पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही है ये। और साथ में तीसरी चीज कंफर्मेशन के लिए टाइम भी दिया हुआ है, सिंस मॉर्निंग। He had been writing letters since morning. तो तीनों चीज जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, उनकी पहचान के लिए तीन चीजें हमको देखनी है। एक तो हेल्पिंग वर्ब, दूसरा उससे रिलेटेड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और टाइम भी दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब भी इसी टेंस की है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी है और साथ में टाइम। अब इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इसी के अकॉर्डिंगली। He had been writing, वह लिख रहा था, लेटर्स, वह लेटर्स लिख रहा था, since morning, सुबह से, वह सुबह से लेटर लिख रहा था। अगला एग्जांपल, mother had been washing clothes for 2 hours when the children came back from school. यहां पर भी अगर आप देखें तो हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन दी हुई है। जो हमारी मेन वर्ब है वॉश, उसका वॉशिंग किया हुआ है यानी फोर्थ फॉर्म आई हुई है और टाइम भी दिया हुआ है for 2 hours।
2 घंटे से। तो इसको अगर ट्रांसलेशन करें, कंफर्म हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, तीनों कंडीशंस हमारी ट्रू हो चुकी है। हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की है, फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की है, फोर्थ फॉर्म आती है, और टाइम भी दिया हुआ है 4 to hours। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, मदर हैड बीन वॉशिंग, माँ वॉशिंग कर रही थी क्लोथ्स, कपड़ों को, माँ कपड़ों को वॉश कर रही थी। 4 to hours 2 घंटे से, ड्यूरेशन दिया हुआ है 2 घंटे से वॉश कर रही थी। When, अब यहाँ पे देखिए आप, एक जो सेंटेंस है इसमें 2 एक्शन हुए हैं। एक एक्शन तो यहाँ पे फिनिश हो गया कि माँ 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। अब दूसरा जो एक्शन है उससे पहले when लगाया हुआ है, कंजंक्शन when लगाया हुआ है। इसके बाद अगला जो एक्शन है वो है द चिल्ड्रन केम बैक, बच्चे आए थे। केम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा होता है, केम बैक वापस आए थे फ्रॉम स्कूल। बिफोर व्हेन द चिल्ड्रन केम बैक फ्रॉम स्कूल, जब बच्चे स्कूल से वापस आए थे, माँ 2 घंटे से कपड़े धो रही थी, वॉश कर रही थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है। इसमें 2 एक्शन है, कई बार एक एक्शन होता है, यहाँ पर 2 एक्शन। 2 एक्शन में भी एक एक्शन जो पूरा हो गया और एक चल रहा था। यहाँ पर he had been washing, writing letters since morning, यहाँ पे एक एक्शन। तो 2 एक्शन भी हो सकते हैं, एक एक्शन भी हो सकता है। अब आप देखिए अगला जो हमारा काम है ट्रांसलेशन का। हाउ कैन वी ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इनटू इंग्लिश? एज आई ऑलवेज टेल यू कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। 4 तरह के सेंटेंस होते हैं और हर टेंस के होते हैं। तब जैसे कि मान लो मोहन सुबह से पढ़ रहा था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा था, ये भी एक ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन टेंस वही है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सुबह से इसमें भी है, रहा था, लेकिन सेंटेंस बदल गया। सेंटेंस कौन सा हो गया? नेगेटिव हो गया। तो टेंस वही है, सेंटेंस बदल रहा है। अगर मैं इसी को ऐसे बोलूं, क्या मोहन सुबह से पढ़ रहा था, तो ये सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव, तो इसमें कुछ पूछ रहा है, लेकिन टेंस स्टिल द सेम, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलूं, क्या मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा था, दिस इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पूछ भी रहा है क्या और नहीं भी आ गया, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन टेंस स्टिल रिमेन द सेम, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टेंस वही है, सेंटेंस अलग अलग है। ये टेंस और सेंटेंस में डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, इसको मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको जरूर समझ। तो सेंटेंस जो चारों होते हैं, हम चारों तरह के सेंटेंसेस को आज ट्रांसलेट करना सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो मैं ये भी बताता हूं आपको कि हर तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। उसके बाद फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब द ऑब्जेक्ट। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद या तो आता है सिंस और या आता है फोर, और उसके बाद में टाइम, जिस टाइम से काम चल रहा था, एक्शन हो रहा था, वो।
तो ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसा मैं हमेशा सिखाता हूं, जब हम हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तब इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का नियम अलग होता है, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स को किस वर्ड की इंग्लिश पहले बोलनी है, फिर किस वर्ड की इंग्लिश बोलनी है, फिर किसकी, ये जो रूल होता है इंग्लिश का, इसी को हम बोलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसमें अगर किसी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने जाएं, तो ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। तो ये जो सेंटेंस है, मोहन सुबह से पढ़ रहा था, इसमें काम करने वाला सब्जेक्ट कौन होता है, काम करने वाला। तो काम करने वाला कौन है, मोहन, यानी पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो सब्जेक्ट हुआ मोहन। और जनरली अफर्मेटिव में जो स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो मोहन। तो यहां पे लिखेंगे हम मोहन, मोहन। फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, मोहन हैड बीन। फिर वर्ब यानी हिंदी सेंटेंस का वो वर्ब होती है जो काम को डिनोट करता है, यानी काम क्या हो रहा है, तो पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ रहा था, पढ़ने का, तो क्या होगा, स्टडी। तो स्टडी का स्टडी हो जाएगा, स्टडी, क्योंकि फोर्थ फॉर्म आनी है तो हमने स्टडी से स्टडी बना दिया। और उसके बाद में फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी क्या काम हो रहा था, तो पढ़ने का काम हो रहा था, लेकिन क्या पढ़ रहा था, ये इसमें नहीं दिया हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो हम भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखे। अब इसके बाद में आता है सिंस या फॉर, यानी टाइम से पहले। टाइम क्या दिया हुआ, सुबह से, सुबह से। लेकिन सुबह से टाइम देने के लिए पहले आपको लिखना है या तो सिंस या फिर फॉर। मैंने आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सिखाया था, उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कि सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है, वो सेपरेट मैंने टाइम दिया था उसके लिए। मैं आज शॉर्ट में सिखा रहा हूँ, आप उस क्लास का जो इस क्लास को अटेंड करें, उस वीडियो को जरूर देखें। सिंस और फॉर के लिए आपको बहुत आसानी होगी। आज फिर मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ। जब टाइम दिया हुआ हो और टाइम एक्शन के शुरू होने को बताए कि काम या एक्शन कब शुरू हुआ था, तो स्टार्टिंग टाइम दे तो सिंस आएगा। और अगर एक्शन का ये बताए ड्यूरेशन, कि काम को चलते चलते कितना टाइम हो गया है, तो वो ड्यूरेशन दे तो फॉर आता है। तो यहाँ पे सुबह से पढ़ रहा था, स्टार्टिंग टाइम दिया है, तो यहाँ पे सिंस आता है। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, मोहन हैड बीन स्टडीइंग, मोहन पढ़ रहा था सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अब आता है अगला जो सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस अगर इसी को हम नेगेटिव मान लें, बनाए, मोहन सुबह से पढ़ रहा था, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा था। मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा था। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में, वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। नहीं जिसमें आ जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बोलते हैं, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारा है हैड बीन, तो हो जाएगा हैड नॉट बीन। और उसके बाद में फिर हमारा आता है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, और फिर आता है सिंस एंड फॉर, और फिर टाइम। यानी हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव का होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बोलते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बनी है, हैड और बीन। तो नॉट बीच में आता है,
मैं आपको पहले भी कई बार सिखाया है कि जब हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से मिलके बनी हो तो नॉट उनके बीच में आता है। तो यहाँ पे हैव नॉट बीन, नॉट बीच में आया। फिर आती है वर्ब, वर्ब फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद टाइम आता है, और टाइम से पहले सिंस या फॉर। तो अब ट्रांसलेट करते हैं इसको इसी के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले सब्जेक्ट तो मोहन आ जाएगा, फिर हैड नॉट बीन, मोहन हैड नॉट बीन, और फिर आएगी वर्ब। तो वर्ब अभी हमने पहचाना कि स्टडी है, पढ़ रहा था, यानी यहाँ पे पढ़ रहा था, पढ़ने को स्टडी बोलते हैं। तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगी स्टडीइंग, स्टडीइंग। और इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं हमारे में, तो अब आता है टाइम। तो टाइम है सुबह से, तो सुबह से यानी सिंस, अभी हमने लिखा ऊपर अफर्मेटिव में सिंस, तो इसमें भी सिंस से आएगा, यहां पर सिंस मॉर्निंग। मोहन हैड नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा था। अफर्मेटिव और नेगेटिव में जो डिफरेंस है उसका इतना सा है कि इसमें नॉट आ जाता है हेल्पिंग वर्ब के बीच में, यहाँ पर नहीं आता। अब जो हमारा अगला जो सेंटेंस काइंड है, एंड दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव sentences, interrogative sentence. My dear friends, as I always tell you that there are two kinds of interrogative sentence. Number one, the sentences which expect the answer in yes or no. जो सेंटेंस का आंसर, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आंसर यस या नो में आना है, वो सेंटेंसेस एक तो इंटेरोगेटिव वो होते हैं, एंड द अदर काइंड इज वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में ना होके और कुछ बोल के बताना पड़ता है। वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उनको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तब WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं, WH वर्ड, what, where, when, why, who, whose, how, इनका यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। तो पहले हम जो ये सेंटेंस यहाँ पे सीखेंगे वो सेंटेंस सीखेंगे जो जिनका आंसर यस या नो में होता है। तो अगर अब हम इसको ले लेते हैं, अगले सेंटेंस इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं इस बार। जैकब सन 1997 से इस मकान में रह रहा था, तो इसको अगर इंटेरोगेटिव हम बनाएं तो क्या जैकब 1997 से इस मकान में रह रहा था, तो इंटेरोगेटिव बन गया ना क्या। तो यहां पर अगर हम लिखें इसको, क्या जैकब 1997 से इस मकान में रह रहा था, लास्ट में इंटेरोगेटिव। तो हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कुछ इस तरह से होते हैं, इनमें क्या वर्ड जो होता है वो सबसे पहले आता है। क्या जैकब 1997 से इस मकान में रह रहा था। तो अब आप देखिए इसका, अगर ये सेंटेंस अगर मैं आपसे पूछूं या आप मेरे से पूछे, तो इसका आंसर एक्सपेक्टेड या तो यस होगा या फिर नो होगा। तो ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो मैं बता देता हूं आपको। वो होता है हैड, फिर सब्जेक्ट, देन बीन, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, then since and for. Interrogative symbol means जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो यूज होगा इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, वो जैसे हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड बीन है, दो वर्ड से मिलके बनी है, तो हैड बीन का हैड ही पहले आएगा स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट और बीन बाद में आएगा।
हैड सब्जेक्ट बी, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में टाइम, एक्शन का टाइम। तो एक्शन के टाइम से पहले क्या आता है? सिंस, और लास्ट में इंटेरोगेटिव सिंबल। ये तरीका होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करें, हैड पहले लिख देते हैं, हैड, इसके बाद में फिर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? जैकब। हैड जैकब बीन, हैड जैकब बीन। अब यहां पे है वर्ब। वर्ब यानी सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? तो यहां पे काम क्या हो रहा है? रहने का, रहने का काम हो रहा है। तो रहने को लिव बोलते हैं, लिविंग। तो यहां पे लिव यानी रहना। अब इसकी फोर्थ फॉर्म आनी है तो हमने लिविंग कर दिया, लिविंग। ऑब्जेक्ट इन दिस हाउस, इस मकान में रह रहा है, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। अब उसके बाद में फिर आता है टाइम, और टाइम से पहले सिंस को। तो अब यहां पे आप देखिए टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1997, यानी स्टार्टिंग टाइम दिया गया, शुरू होने का टाइम। ये नहीं बताया कि कितने साल से रह रहा है, 10 साल, 5 साल, 20 साल, नो, ये बताया कि शुरू कब हुआ था रहना। तो जब स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ हो तब हम सिंस लगाते हैं। तो यहां पे लगाएंगे सिंस 1997, और लास्ट में आ जाता है इंटेरोगेटिव सिंबल। तो ये इस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, लेकिन यहां जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो वर्ड से है, तो हैड ही पहले आई। हैड जैकब बीन लिविंग, क्या जैकब रह रहा था, बीन लिविंग इन दिस हाउस, इस मकान में, सिंस 1997। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो दूसरा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। और वो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मोहन 1997 से किस मकान में रह रहा था? मोहन 1997 से, मोहन 1997 से किस मकान में, किस मकान में रह रहा था? तो अब यहां पे आप देखिए, ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछ तो इसमें भी रहा है, लेकिन इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो जवाब होगा वो यस नो में तो नहीं हो सकता। इसमें तो आपको बताना पड़ेगा कि वो किस मकान में रह रहा है। तो ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर यस या नो में ना होके कुछ बताना पड़ता है, उनको जो ट्रांसलेट किया जाता है वो WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं उनकी हेल्प ली जाती है। यहां पे किस मकान में, तो इन विच यानी किस, इन विच हाउस, इन विच हाउस जैकब had been living since 1997। यानी जो WH फैमिली का जो वर्ड आता है वो शुरू में, और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो यहां पे आप देखिए, इन विच हाउस, किस मकान में, जैकब हैड बीन लिविंग, जैकब रह रहा था, सिंस 1997 से किस मकान में रह रहा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको मैं इंटेरोगेटिव अगर बना देता हूं, जैकब
किस मकान में, किस मकान में 1997 से रह रहा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं अगर इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाता हूं तो इसमें मैं बना दूंगा जैकब 1997 से कहां रह रहा था। जैकब 1997 से कहां रह रहा था, तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें है कहां रह रहा था। कहां, क्या इसका जवाब यस या नो का हो सकता है? नहीं हो सकता। इसमें हमको कुछ बताना पड़ेगा। अब इसमें कुछ बताना पड़ेगा तो ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं उनका यूज करना पड़ेगा। तो उनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, कैसे उनका यूज करना है, वो सारी एक्सप्लेनेशंस मैंने एक सेपरेट वीडियो में दी हुई है, क्योंकि उसमें बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। तो वहां पे मैंने आपको समझाया हुआ एक सेपरेट वीडियो है जिसका नाम है WH फैमिली के वर्ड्स का यूज, वो आप जरूर देखें। जहां पे मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले वो जो कीवर्ड है जो WH फैमिली को बिलोंग करता है उसकी ट्रांसलेशन पहले लिखते हैं। तो कहां को बोलता है? वेयर। वेयर WH वर्ड के बाद में आती है हेल्पिंग वर्ड। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ड हैड बीन है, तो वेयर हैड जैकब बीन। जैकब बीन। फिर आता है बर्थ, लिव तो लिविंग हो जाएगा। फिर टाइम आता है तो सिंस 1997 और लास्ट में इंटरोगेटिव सिंबल। तो इसमें जो भी WH फैमिली के जो वर्ड से रिलेटेड जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले WH फैमिली का जो वर्ड होता है वो आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर टाइम। ये होता है तरीका। तो यहां पर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस जो दोनों तरह के होते हैं उन दोनों को ट्रांसलेट करना सीखा। अगला जो हमारा सेंटेंस काइंड है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसको भी हम सीखते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अगर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी जो इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो अगर हम इसी का एग्जांपल ले लें सेकंड वाले का, जैकबसन 1997 से इस मकान में रह रहा था, तो इसको अगर इंटरोगेटिव बनाए तो क्या जैकब 1997 से इस मकान में नहीं रह रहा था, नहीं रह रहा था। तो अब यहां पे देखिए आप, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव इसलिए क्योंकि इसमें क्या भी आ गया शुरू में और नहीं वर्ड भी आ गया, तो नेगेटिव यानी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ये दोनों है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, बीन, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब and then object, then time. But before time we use since and for. And the second sentence structure is hadn't. Subject, been, then
fourth form of verb, then object, and then time. But before time we use since and for. जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, there are two types of sentence structure for interrogative negative sentences. पहला तो वो जिसमें जो नॉट होता है वो हमको सब्जेक्ट के बाद में बोलना होता है, और एक स्ट्रक्चर वो जिसमें नॉट को हम हेल्पिंग वर्ब, शुरू में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी के साथ कंबाइन करके बोलना होता है सॉल्व। तो दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर है यहाँ पर। अब पहला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंगली हम ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले आ जाएगा हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें है जैकब, तो हैड जैकब, और फिर नॉट बीन, हैड जैकब नॉट बीन। फिर आएगी पर यानी जो कार्य किया जा रहा है। तो कार्य क्या किया जा रहा है यहाँ पर, तो रहने का काम किया जा रहा है, तो रहने को लिव बोलते हैं, तो यहाँ पे लिविंग, लिविंग। और उसके बाद में फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, इस मकान में, इन दिस हाउस। और फिर आता है टाइम, टाइम से पहले सिंस और फॉर, तो यहां पे टाइम दे रखा है 1997 से, तो यहां पर आ जाएगा सिंस 1997। तो ये ट्रांसलेट हो गया हमारा हैड। अब यहां पे देखिए आप, हैड जैकब नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1997। अगला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारा, जिसमें हम नॉट को इसी के हेल्पिंग वर्ब के साथ कंबाइन करके बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर ट्रांसलेट करें तो हैडंट जैकब बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1997। तो पहला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें नॉट हम बाद में, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसमें नॉट हमने हेड के साथ में कंबाइन करके बोला है। दोनों ही सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का यूज सही है, यूज हम करते हैं। कब पहले का ज्यादा यूज करना चाहिए, कब दूसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करना चाहिए, मैंने जो पिछले हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट और जितने भी वीडियोस हैं सब में, हर टेंस का जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टार्टिंग में जो प्रेजेंट टेंस के हैं खासकर उनमें हर वीडियो, तो उन क्लासेस के जो वीडियोस हैं उनको आप एक बार जरूर देखें, और ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कब इस स्ट्रक्चर का यानी पहले वाले स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जिसमें नॉट सेपरेट बोलना होता है, और कब हमको इस स्ट्रक्चर का यूज करना चाहिए जिसमें नॉट स्टार्टिंग में कंबाइन करके बोलना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने जो सीखा है कि हिंदी के सेंटेंसेस को पहचान करना सीख लिया कि हिंदी में कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो इस टेंस को बिलोंग करते हैं। फिर हमने इंग्लिश के टेंसेस की पहचान करना सीखी। अब हमने ट्रांसलेशन करना सीखा कि जो चारों तरह के सेंटेंस होते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। अब हमारा जो नंबर आता है वो कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जाम में फिलअप गैप फिलिंग के आते हैं, उनको कैसे फिलअप किया जाए, खासकर उन सेंटेंसेस को, उन ब्लैंक्स को जो इस टेंस से बिलोंग करते हैं, उनको कैसे, तो वो हम करते हैं। उनकी भी प्रैक्टिस आज हम कर लेते हैं। जो एग्जाम में, एग्जाम कोई सा भी हो, चाहे एकेडमिक एग्जाम हो या फिर हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें, तो अभी जो हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, he dash prepare for the exam
for the last 4 months. He dash prepare for the exam for the last 4 months या 4 years, 4 months. अब यहां पे अगर आप देखें, he dash prepare for the exam for the last 4 months. इसमें हम कैसे इसको फिलअप करें गैप को? गैप के बाद में प्रिपेयर दिया हुआ है, यानी प्रिपेयर की कौन सी फॉर्म आएगी और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी या नहीं लगेगी, ये सोचना। तो पहले जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का रफ ट्रांसलेशन हमको कर लेना चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं, जो पैराग्राफ होता है वो पैराग्राफ पूरा स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक, जिसमें कितने भी सेंटेंस हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, वो स्टार्टिंग से उस पैराग्राफ का पता चल जाता है कि ये पास्ट टेंस को बिलोंग करता है या प्रेजेंट टेंस को। अगर स्टार्टिंग पास्ट से है तो तक करीबन वो पास्ट में ही जाएगा, अगर स्टार्टिंग प्रेजेंट से है तो तक करीबन वो प्रेजेंट में ही चलेगा। कोई रेयर केस में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड कोई अगर सेंटेंस आ जाता है या और कोई एक्सेप्शनल अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाते हैं तो वो टेंस से अलग हटके यानी दूसरे टेंस का आ जाता है। तो हमको हर सेंटेंस को ध्यान से समझना है कि किस टेंस को बिलोंग करता है। तो पार्टिकुलर कोई सेंटेंस अगर इस तरह से है तो आप देखिए, हम इसको रफ ट्रांसलेशन करते हैं, ही डैश प्रिपेयर, ही यानी वह, प्रिपेयर यानी तैयारी करना, फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए, फॉर द लास्ट 4 मंथ्स, पिछले 4 महीने से, फॉर द लास्ट 4 मंथ्स। अब यहां पे ये जो दिया हुआ है पिछले 4 महीने से, ये टाइम दिया गया है। अब ये जो टाइम दिया गया है, ये टाइम हमको बता रहा है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब अगर इंडिविजुअल सेंटेंस है ये, अगर इसको हम प्रेजेंट टेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है जहां पर। लेकिन आपको जब पैराग्राफ में अगर कोई सेंटेंस आएगा तो डेफिनेटली आपको पता रहेगा पैराग्राफ से रिलेटेड। जब पैराग्राफ अगर पास्ट में चल रहा है तो पास्ट का होगा ये, और अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट को। जहां हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सीख रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो अगर ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कंफर्म हो गया तो अब हम इसको सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब आती है क्योंकि ये अफर्मेटिव है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन, ही हैड बीन। और जो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फोर्थ फॉर्म। तो फोर्थ यानी प्रिपेयर का क्या हो जाएगा? प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। अब इसका हम ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं। He had been preparing for the exam. वो तैयारी कर रहा था for the exam, एग्जाम के लिए। वो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था for the last 4 months, पिछले 4 महीने से। वो पिछले 4 महीने से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था। तो इस तरह से हम जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस को पहचान सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान मैंने बताई है आपको कि इसमें टाइम दिया होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन दी हुई होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी हुई होती है। जहां पर 3 चीज में से हमको टाइम दे रखा था, तो टाइम से ही हमको पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अगर हम एक सेंटेंस और भी अगर ले लें, मान लो तो सपोज हम कुछ इस तरह का सेंटेंस ले लेते हैं, वी डैश लिसन to his talk for 1 hour. We dash listen को ब्रैकेट में डाल देते हैं, to his talks for
hour before he completed his speaking। इस तरह का अगर हम सेंटेंस देखें, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए आप, he dash listen, इसका रफ ट्रांसलेशन करते हैं। लिसन, वी यानी हम, लिसन यानी सुनना, टू हिज टॉक, उसकी बातों को, फॉर 1 आवर, 1 घंटे से, टाइम दिया हुआ है यहाँ पे देख लें, फॉर 1 आवर टाइम दिया हुआ है। बिफोर, इसके पहले ही कंप्लीटेड हिज स्पीकिंग, उस ही कंप्लीटेड, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब ना होके सीधा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हिज स्पीकिंग, उसके बोलना, और ये जो बिफोर है ये है कंजंक्शन, यानी इस सेंटेंस में 2 एक्शन हुए हैं, एक एक्शन जो बिफोर के बाद है और एक एक्शन बिफोर से पहले है। बिफोर के बाद वाला जो एक्शन है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी ही कंप्लीटेड हिज स्पीकिंग, और वो पास्ट इंडेफिनिट में, यानी वो काम पूरा हो गया, उसने अपनी स्पीकिंग को कंप्लीट कर दी। लेकिन उसके पहले, स्पीकिंग को कंप्लीट करने के पहले ये एक्शन हुआ है, तो ये किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। क्यों जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में? क्योंकि टाइम दिया हुआ है, और अगर टाइम नहीं दिया हुआ होता तो ये पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाता। तो यहां पर अब हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाए तो he had been listening, we had been listening, हम सुन रहे थे, we had been listening, हम सुन रहे थे, to his talk, उसकी बातों को हम सुन रहे थे, for 1 hour, 1 घंटे से, हम उसकी बातों को 1 घंटे से सुन रहे थे, before he completed his speaking, उसके कंप्लीट करने से पहले। तो पहले क्या हुआ है? सुन रहे थे, वो काम पहले हुआ है, और इस स्टॉप स्पीकिंग जो उसने स्टॉप किया है वो बाद में। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम फिलअप कर सकते हैं। पहचान के लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कुछ इसी तरह के होते हैं, जिसमें टाइम दिया हुआ होता है सिंस के बाद या फॉर के बाद। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को सीखा, एग्जांपल्स के साथ में सीखा, और सबसे बड़ी बात कि हमने कोशिश की कि कंसेप्ट के साथ में आपको सिखाया जाए। और अब आपकी बारी स्टार्ट होती है और आपका काम है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मैंने आपको बताए हैं, मैंने बार बार आपसे ये कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं कि इनको आप अपनी डेली जो बातचीत है, डेली लाइफ की जो कन्वर्सेशंस हैं, उनमें यूज करना शुरू करें। इस तरह के अगर आपको पता चल ही गया कि हिंदी में कौन से सेंटेंसेस होते हैं, किस तरह के हो रहे हैं, जो पास्ट के हैं, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें बोलने की अपने आप। ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने 2-2, 3-3 एग्जाम्पल दिए हैं, क्योंकि टाइम की एक लिमिट है, उससे ज्यादा एग्जाम्पल हम नहीं ले सकते। लेकिन आप अपने आप, अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया है, तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने आप सोचिए और उनको ट्रांसलेट करो। आप हिंदी में ना सीधे डायरेक्ट आप इंग्लिश में, जैसे he had been playing since morning, they had been watching TV for 1 hour, इस तरह से अपने आप, पहले आप अकेले में बोलिए, अपने आप से बोलिए, आईने के सामने खड़े होकर बोलिए, और या फिर आप अगर आपके पास में अवेलेबल है तो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करिए आप और बोलिए फोन्स में,
2 4 5 सेंटेंस 10 सेंटेंस आप बार बार बोलिए इस तरह के जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हैं। फिर आप उनमें से जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ अब मेरी टंग मेरा साथ दे रही है, इंग्लिश के वर्ड्स में बोल पा रहा हूँ, तब एक दो सेंटेंसेस आपके जो डियरेस्ट जो है आपके फैमिली मेंबर्स हैं और आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ एक दो सेंटेंसेस बोलिए। धीरे धीरे करके आपको कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा। मैंने जितने भी ये टेंस के जितने भी क्लासेस आपको दी है, वीडियोज जो दी है यूट्यूब वीडियोस, उनको आप देखें। हर टेंस के जो वीडियोस हैं उनको आप देखने के बाद में फिर उनका यूज करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इनको यूज नहीं करेंगे, तो तक रूल सीखने का कोई बेनिफिट नहीं है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, नॉट ए सब्जेक्ट एट ऑल, एंड लैंग्वेज शुड बी ट्रीटेड जस्ट लाइक ए लैंग्वेज। लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ट्रीट करो, यानी उसको बोलो और सुनो। तो बोलेंगे नहीं, आप इनको यूज नहीं करेंगे, तब तक आप कितने भी रूल रेगुलेशन सीखते चले जाइए, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। सारी ग्रामर के रूल्स आप सीख लीजिए, कोई बेनिफिट नहीं होगा। इनका यूज करना सीखिए। जो टॉपिक भी आप सीखते हैं, हर टॉपिक का यूटिलाइजेशन सीखिए। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पिछले जितने भी टेंसेस हैं उनको आप देखेंगे, उनको वॉच करेंगे, अपने और जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप सेंड करेंगे ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। तो इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं। अगला जो हमारा वीडियो होगा, अगली जो हमारी क्लास होगी, वो होगी फ्यूचर टेंस की और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।